अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पहले इसके स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, जो डिफरेंट आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं, जिनको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं, आपने उन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब आपको फैक्टराइज करने के मीनिंग पता होने चाहिए। फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो चीजों के प्रोडक्ट में या दो से ज्यादा चीजों के प्रोडक्ट में भी लिख पाते हैं तो आप यही कहेंगे कि आपने उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को आपने फैक्टराइज ही करना है, यानी जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं उनको दो या दो से ज्यादा चीजों के प्रोडक्ट में अगर वो लिखी जा सकती हैं उस फॉर्म में लिख के दिखाना है, तभी हम कहेंगे कि हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ए पार्ट सामने लिखा हुआ है आपके, ये लिखा हुआ है 12x + 9। तो इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक है 12x और एक है ये +9। जब भी कोई एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए आपके पास सवाल आए, आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी गिवन एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन तो नहीं है। अब कॉमन इन नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है, कॉमन इन वेरिएबल्स की सूरत में भी हो सकता है, ये आपने पहचानना है, जो इससे पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो आपने पहले ये देखना है कि नंबर्स का मामला क्या है। अगर आप देखें यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है, जो उसके साथ लिखा हुआ है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, वो 12 लिखा हुआ है और प्लस के बाद आपके पास एक और नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है 9। तो 12 और 9 दोनों ऐसे नंबर्स हैं कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है। 3 4 टाइम्स 12 होता है, 3 3 टाइम्स 9 होता है, यानी इन दोनों नंबर को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली वो 3 है। तो जब भी कोई टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनमें ऐसे नंबर्स अपीयर हो रहे हो जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई कॉमन नंबर मौजूद हो, तो उसी नंबर को हम कॉमन बोलते हैं। तो बेसिकली 12 और 9 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो जो चीज कॉमन होगी आप उसको इस तरीके से बाहर लिखेंगे। तो आपने अपनी एक्सप्रेशंस में सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो नंबर्स के केस में तो 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल देखें एक ही है, जो 12 के साथ लिखा हुआ है, 9 के साथ तो सेम वेरिएबल है ही नहीं, तो और कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो जब और कुछ कॉमन नहीं होगा तो आगे हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स। अब आगे का प्रोसेस आपने समझना है। अब देखिए, ये जो टर्म्स दोनों लिखी होंगी इनमें से कॉमन के अलावा जो चीज बच जाएगी वो यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 12x लिखा हुआ है, तो जो नंबर्स होंगे ना, इनको देखना पड़ेगा उस नंबर के लिहाज से जो बाहर कॉमन निकाला होगा। बाहर आपने क्या कॉमन निकाला हुआ है? 3। तो जो नंबर आपने बाहर कॉमन के तौर पे लिखा होता है, आपने उसी का टेबल पढ़ना होता है और देखना होता है आपका ये वाला लिखा हुआ नंबर, ये जो पहली टर्म में है, ये कितने टाइम्स आता है। तो आप जानते हैं कि 3 4 टाइम्स करें तो 12 आता है, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है। तो आपने हमेशा जितने टाइम्स करने से वो वाला नंबर मिल रहा है उस नंबर को यहाँ पर लिखना होता है, यानी आप 4 यहाँ पर लिखेंगे कि 12 की जगह पे क्या आएगा? 4। और x तो देखिए बाहर कॉमन ही नहीं है, जो चीज बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद ना वो वैसे अंदर लिखते हैं, तो x वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि बाहर प्लस ही चीज कॉमन है, पॉजिटिव चीज कॉमन है, तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। और यहाँ पे फिर से 9 आ गया एक नंबर, तो नंबर के लिए बाहर देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है, तो बाहर आपने 3 कॉमन लिया हुआ, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 9 कितने टाइम्स आता है। तो आप जानते हैं 3 3 टाइम्स 9 होता है, तो 3 टाइम्स होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखें, ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने का मतलब आपने इस गिवन एक्सप्रेशन को दो चीजों के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो देखें, ये पूरी चीज अब लिखी जा सकती है 3 × 4x + 3 की फॉर्म में। ये दो आपके पास टर्म्स का प्रोडक्ट है, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। अगर आप इस 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको वापस आपका ये ए पार्ट मिल जाएगा, जो क्वेश्चन था वो मिल जाएगा, और ये चीज ये गारंटी करेगा कि आपने बिल्कुल इस चीज को फैक्टराइज ठीक किया है। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज करना होता है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 27b - 36by। तो सबसे पहले ए पार्ट की तरह हमने यही देखना है कि यहाँ पर क्या चीज कॉमन है। तो नंबर्स के केस में देखें तो यहाँ पर 27 लिखा हुआ है इस पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में आपको 36 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं नंबर्स को यहाँ पे लिख लूँ 27 और 36, तो कॉमन आपको निकालने का तरीका बता चुका हूँ। आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो आप जानते हैं 27 और 36 को दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला
का सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। हालांकि 3 भी दोनों को डिवाइड करता है लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है, हमने सबसे बड़े की बात करनी होती है। तो 9 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 27 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 36 को भी। 9 3 टाइम्स 27 होता है और 9 4 टाइम्स 36 होता है। तो आप कहेंगे कि इन नंबर्स के सिनेरियो में तो यहां पर क्या कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया। अब इसके अलावा आप देखिए 27 के साथ b लिखा हुआ है और बिल्कुल यही सेम b 36 के साथ भी लिखा हुआ है। तो जब कोई सेम वेरिएबल या सेम लेटर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो तो आपने उसी चीज को एज अ कॉमन बाहर लिखना होता है। तो दोनों टर्म्स में b सेम टू सेम मौजूद है तो आप उसी b को बाहर कॉमन के तौर पे 9 के साथ इस तरह लिख देंगे। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जा रहा होता है कॉमन। तो अब इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि 27b में से जो कॉमन लेने के अलावा बच गया वो अंदर लिखेंगे। हर टर्म में से जो कॉमन लेने के अलावा बच जाता है वो अंदर लिखते हैं। तो 27b में से क्या बचा, तो देखिए b तो सेम टू सेम बाहर लिखा हुआ है। जो चीज सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे लिखी हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो b को तो लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट 27 का मसला रह गया। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि नंबर्स के सिनेरियो में आपने ये देखना है कि बाहर कौन सा नंबर कॉमन है। जो बाहर नंबर आपने कॉमन लिया होगा उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे आपका ये वाला नंबर कितने टाइम्स आता है उसके टेबल में। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये b के साथ लिखा हुआ 27 मिलता है। 9 3 टाइम्स 27 होता है। तो जितने टाइम्स होता है वो नंबर यहां पे लिखेंगे। तो 27 b की जगह पे जस्ट क्या आएगा 3, क्योंकि b तो बाहर पहले से ही आ चुका है। आगे माइनस का साइन। अब 36 के लिए भी यही सेम प्रोसीजर करेंगे। तो 36 भी एक नंबर है, बाहर देखें कॉमन क्या है 9। तो आपने देखना 9 के टेबल में 36 कहां पे आता है, तो 9 के टेबल में आता है 9 4 टाइम्स 36। आप जानते हैं 9 को 4 से करने से 36 आता है, तो 36 की जगह पे आ जाएगा 4। अब आगे रह गया बी वाई। तो बी तो सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे लिखा हुआ है। जो चीज सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे लिखी हो उसको अंदर दोबारा नहीं लिखना होता। इसके अलावा बच गया वाई। वाई बाहर कॉमन ही नहीं आया। जो चीज बाहर कॉमन नहीं आई वो अंदर टर्म के साथ वैसे ही आती है, तो वाई साथ वैसे का वैसे आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। तो देखिए आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को 9b और 3 - 4y के प्रोडक्ट में लिख दिया, यानी गिवन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख दिया। इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। ये होगी इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, -16pq प्लस 6pr, ये दो टर्म्स हैं। तो अगेन सबसे पहले कॉमन देखेंगे। तो अगर आप यहां पर देखें 16 और 6 को, ये दो नंबर्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो 16 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जिन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 मौजूद है। 2 से बड़ा कोई और नंबर नहीं मिलेगा जो 16 को भी और 6 को भी दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो बेसिकली नंबर्स के केस में तो आप कहेंगे यहां पर 2 कॉमन है। इसके अलावा देखिए पहली टर्म में भी सेम p लिखा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी टर्म में भी 6 के आगे सेम p लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों में p आ रहा है, तो जो सेम लेटर या वेरिएबल आ रहा होता है उसको भी हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो बाहर p एक दफा हम कॉमन के तौर पे लिख देंगे। q पहली टर्म में है, दूसरी टर्म में नहीं है, r दूसरी टर्म में है, पहली टर्म में नहीं है, तो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब हर टर्म में से जो चीज कॉमन के अलावा बच गई है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए पहली टर्म थी -16pq, तो माइनस तो बाहर कॉमन नहीं लिया ना, माइनस तो बाहर कोई कॉमन नहीं निकाला, तो आप माइनस को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब देखेंगे नंबर्स का केस। तो नंबर का केस आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो नंबर के केस में आपने देखना होता है बाहर कौन सा नंबर कॉमन है। तो बाहर 2 लिया हुआ है आपने कॉमन, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 16 कितने टाइम्स आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 8 टाइम्स 16 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 की जगह पर 8। p देखिए सेम टू सेम बाहर आ चुका है। जो चीज सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ रह गया q बाहर कॉमन नहीं है। जो चीज बाहर कॉमन नहीं है उसको तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे q। आगे प्लस का साइन वैसे ही आएगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव टर्म कॉमन है, अंदर साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर 6 है, अगेन 2 का टेबल पढ़ें क्योंकि बाहर नंबर 2 कॉमन है। 2 का टेबल में 6 कहां पे आता है 2 3 टाइम्स, तो 6 की जगह पे आ जाएगा 3। p सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। r बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है। जो चीज बाहर मौजूद ना हो कॉमन के तौर पे उसको आपको लिखना पड़ता है, तो r आप यहां पे लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को 2p और ये ब्रैकेट्स में -8q + 3r के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो जब इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख दिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। अब इसका आंसर ये भी ठीक है और इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 2p वैसे ही लिखें और इधर थोड़ी सी अरेंजमेंट बेहतर कर लें। जो टर्म पॉजिटिव है उसको पहले लिख लें, ये +3r है इसको पहले लिख लें, तो आप लिख लें 3r, इसके पीछे प्लस का साइन डाल लें तो भी ठीक है। और जो टर्म नेगेटिव है उसको बाद में लिख लें, ये नेगेटिव है -8q, इसको बाद में लिख लें -8q। ये दोनों ही आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। आप इन दोनों आंसर में से किसी भी आंसर को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैंने आपको दोनों यहां पर लिख के दिखा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सी पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैं सारा रब कर देता हूं।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स लिखी हुई है, 8ax प्लस 12a माइनस 4az। तो अब यहाँ पर भी आपने कॉमन वाले रूल से ही स्टार्ट करना है। पहले आप देखें इन तीनों टर्म्स में जो नंबर्स आ रहे हैं इनमें क्या कोई कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता। यहाँ पे 8 है, 12 है और 4 है। मैं इन नंबर्स को यहाँ पे लिख लूँ 8, 12, 4। क्या कोई ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा हो और इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली या कह लें कंप्लीटली डिवाइड करता हो? तो बिल्कुल है, वो है 4। आप जानते हैं 4 2 टाइम्स 8 होता है, 4 3 टाइम्स 12 होता है और 4 1 टाइम्स 4 होता है। सबसे बड़ा नंबर इन तीनों नंबर्स को जो डिवाइड कर सकता है वो 4 है। तो जो ऐसा नंबर मिल रहा होता है जो आपके इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है उसी को कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो 4 इन नंबर्स में आ जाएगा कॉमन। इसके अलावा आप देखें इसमें a लिखा हुआ है पहले टर्म में, दूसरी में भी a है, तीसरी टर्म में भी सेम है, सेम a है। तो जब सारी टर्म में एक जैसा लेटर या वेरिएबल आ रहा हो उसको भी कॉमन के तौर पे लिखा जाता है। तो a भी कॉमन के तौर पे लिखा जाएगा। इसके अलावा पहली टर्म में x है, दूसरी में नहीं है और तीसरी में भी नहीं है, तो कॉमन तो नहीं हो सकता। आखिरी टर्म में z लिखा हुआ है, वो ना दूसरी में लिखा हुआ है ना पहली में लिखा हुआ है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। यानी बस 4 ही कॉमन था और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब आपको पता है हर टर्म में से कॉमन के अलावा जो चीज बच जाएगी वो लिखेंगे। तो पहले टर्म में लिखा हुआ है 8ax। तो पहले नंबर्स को देखेंगे। नंबर्स को देखने के लिए आपको तरीका बता चुका हूं, बाहर नंबर देखना है कौन सा कॉमन लिया हुआ है, उसका टेबल पढ़ना है। उसके टेबल में ये वाला नंबर जितने टाइम्स आता होगा वो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखना है। तो 4 के टेबल में 8 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 8 की जगह पे आ जाएगा 2। आगे a तो बाहर कॉमन के तौर पे आ चुका है, जो चीज सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर नहीं लिखा करते। x कॉमन आया ही नहीं था, जो चीज कॉमन नहीं आई हुई है बाहर नहीं लिखी हुई है उसको अंदर लिखना पड़ेगा। तो x यहाँ पे लिखेंगे। आगे प्लस का साइन। तो देखिए 12a है, 12 नंबर है, तो बाहर देखिए नंबर कॉमन कौन सा है? 4। तो 4 के टेबल में 12 कहां पे आता है? 4 3 टाइम्स 12। तो 12 की जगह पे आ जाएगा 3। और ये जो साथ a लिखा हुआ है ये बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, लिखा जा चुका है, तो अंदर नहीं लिखेंगे। आगे माइनस का साइन। अब यहाँ पे 4az है, तो 4 एक नंबर है और 4 अगेन बाहर वाले 4 की तरह से देखा जाएगा। 4 1 टाइम्स ही 4 होता है, तो यहाँ पर आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, 4 की जगह पे ना भी लिखें तो भी ठीक है। अगर कोई टर्म ना होती, 4 के आगे कुछ ना लिखा होता तो 1 लिखना लाजमी था, लेकिन क्योंकि इसके आगे a और z आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी लेंगे तो भी ठीक है। तो 4 के आगे आप देखें a मौजूद है, वो बाहर पहले से लिखा जा चुका है, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बाहर कॉमन आ चुका है। z बाहर कॉमन नहीं आया था, उसको आप यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आपने देखें अपनी गिवन एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिख दिया, इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। तो ये आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी 3 टर्म्स है, -6h प्लस 30h³ माइनस 24hn। तो यहां पर भी आप पहले इन नंबर्स को देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 24। इन नंबर्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ 6, 30 और 24। तो देखता हूँ क्या इनमें कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा भी हो और इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अगर आप नोटिस करें ऐसा नंबर 6 मौजूद है। 6 1 टाइम्स 6 होता है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 6 5 टाइम्स जो है 30 होता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 6 4 टाइम्स 24 होता है। तो ये 6 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है उसी को हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 6 को कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पर h आ रहा है, 30 में भी h आ रहा है, 24 में भी h लिखा हुआ है। एक लेटर सेम टू सेम सारी टर्म्स में नजर आ रहा हो उसको भी कॉमन लिखा जाता है। तो h भी यहाँ पर क्या आएगा? कॉमन। और कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि k दूसरी टर्म में है तो तीसरी में नहीं है, ना ही पहले में है। और n तो ये आखिरी वाली टर्म में है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो इसलिए आप कहेंगे और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास h है, ठीक है, ताकि आप इसको n के साथ कंफ्यूज ना कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब हमने 6h को कॉमन निकाल लिया तो अब हमारे पास क्या रह गया? अब हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हर टर्म में से जो कॉमन के अलावा चीज बच जाएगी उसको लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे -6h था तो माइनस तो कॉमन नहीं आया ना, उसको आप लिखेंगे। 6 सेम टू सेम बाहर मौजूद है, नंबर का केस है। वैसे भी 6 1 टाइम 6 होता है, आप यहाँ पे लिखना चाहे तो 1 लिख लें, ना लिखना चाहे तो भी ठीक है। तो 6 वैसे भी सेम टू सेम बाहर मौजूद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। h भी बाहर सेम टू सेम मौजूद है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी ना बच रहा हो तो उसकी जगह पे हमेशा 1 लिख दिया जाता है। तो जस्ट यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। यानी -6h में से माइनस तो कॉमन नहीं आया था, वो यहाँ पे लगाना पड़ा। 6 और h दोनों बाहर मौजूद थे तो कुछ भी नहीं बचा, तो जरा -1 यहाँ पे लिखा गया, माइनस पहले से और 1 की जगह पर। आगे प्लस का साइन। अभी 30h में 30 को देखें नंबर के लिहाज से, जो नंबर बाहर कॉमन होता है उसके लिहाज से नंबर्स को मैनेज करना होता है। आपने ये देखना है 6 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है। तो आप जानते हैं 6 5 टाइम्स 30 होता है, तो इसलिए 30 की जगह पर आ जाएगा 5।
एज सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, जो चीज बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद हो उसको अंदर लिखना नहीं चाहिए। तो इसके अलावा बचा के इसके साथ, के बाहर कॉमन नहीं है, जो बाहर कॉमन नहीं है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लें। आगे माइनस का साइन, अब आ गया 24। अब देखना है कि 6 के, क्योंकि बाहर 6 कॉमन है, कि 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, तो 6 4 टाइम्स 24 होता है, तो यहाँ पे 24 की जगह पे आ गया 4। एज तो बाहर कॉमन आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे, और ये जो आखिरी में एन है ये बाहर कॉमन आया ही नहीं था, तो जो चीज बाहर कॉमन ही नहीं आई उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो एन साथ आएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये जो आपने आंसर निकाला है ये भी ठीक है, इस आंसर को आप और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, चॉइस आपकी है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख के दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे 6h वैसे ही रहेगा। तो ये सबसे पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिख रहा हूं, ये 5k वाली, आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं क्योंकि 4n भी नेगेटिव है, 1 भी नेगेटिव है। यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि ज्यादातर पॉजिटिव टर्म्स पहले लिख लेते हैं, तो मैं 5k वाली टर्म को पहले लिख लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 5k। इसके पीछे आप प्लस का साइन यहाँ पे लगाना चाहें लगा लें, ना लगाना चाहें ना लगाएं। इसके बाद मैं इस -1 वाली टर्म को लिख लेता हूं, ये हो गई -1, और बिल्कुल एंड पे ये वाली टर्म लिख लेता हूं, ये है -4n। तो ये दोनों ही आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, इनको और भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बस इनका साइन बिल्कुल सेम रहना चाहिए जो इनके पीछे लगा हुआ है। तो देखिए आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। तो ये हो गया पार्ट नंबर ई। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, -4mx, -6my प्लस 18mz। तो यहाँ पर आपने इन तीनों टर्म में से पहले कॉमन ही देखना है, तो पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। तो पहले मैं नंबर्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4, 6, 18। तो आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा नंबर कोई भी आपको मिलना नहीं चाहिए। तो आप देखें 4, 6 और 18 तीनों के तीनों 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। 2 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, तो जिस नंबर से वो कंप्लीटली डिवाइड होते होंगे वही उनमें कॉमन कहलाएगा। तो आप कहेंगे इन तीनों नंबर्स में तो 2 कॉमन आ गया। अब इसके अलावा आप देखें पहली टर्म में m लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में भी 6 के आगे m लिखा हुआ है, तीसरी टर्म में 18 के आगे m लिखा हुआ है। जब भी टर्म्स में सेम लेटर या सेम वेरिएबल नजर आ रहा हो उसको भी आप कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो m भी साथ कॉमन के तौर पे आएगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, y दूसरी टर्म में है, ना ही पहली में है ना ही तीसरी में है, z आखिरी वाली टर्म में है तो पहली दो टर्म में नहीं है, यानी अब बाकी और कोई ऐसा वेरिएबल नहीं जो सब टर्म में आ रहा हो, तो फिर कॉमन नहीं हो सकता। सब टर्म में होना जरूरी है, तभी हम उसको कॉमन के तौर पे लिख रहे होते हैं। तो अब हम इस कॉमन लेने के बाद हर टर्म में से जो जो चीज बच जाएगी उसको राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखेंगे। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब पहले देखना है -4mx में से क्या बचा, तो देखिए माइनस तो कॉमन आया ही नहीं था, तो माइनस का साइन तो वैसे ही आएगा। 4 नंबर है, आपको पता है नंबर के केस में आपने बाहर देखना होता है कि बाहर कौन सा नंबर आपने कॉमन लिया हुआ है, उसी का टेबल पढ़ते हैं, और जितने टाइम्स ये वाला नंबर आता है वो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट्स के लिखते हैं। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। m बाहर कॉमन आ चुका है, जो चीज कॉमन के तौर पे बाहर लिखी हो सेम टू सेम उसको अंदर नहीं लिखा करते। x कॉमन नहीं आया हुआ, जो चीज बाहर कॉमन नहीं हो उसको अंदर लिखते हैं, तो x यहाँ पर आएगा। आगे चलते हैं माइनस का साइन। अब ये 6 है, 6 एक नंबर है, तो बाहर नंबर देखें 2 है, 2 का टेबल पढ़े 6 कितने टाइम्स आता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। m बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, तो m को दोबारा नहीं लिखेंगे। y कॉमन के तौर पे नहीं मौजूद, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आगे हमारे पास आ गया प्लस का साइन और 18mz। अब 18 अगेन नंबर है, बाहर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 कॉमन है क्योंकि जो बाहर नंबर दिया होता है उसी का टेबल को पे देखना होता है, तो 2 का टेबल में 18 आता है, 2 9 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। m बाहर कॉमन है सेम टू सेम, उसको अंदर नहीं लिखेंगे। z कॉमन नहीं है बाहर, जो चीज बाहर कॉमन नहीं होगी उसको इनसाइड लिखा जाएगा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट हम क्या कर देंगे क्लोज। तो देखिए आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। अब ये आंसर भी ठीक है और इसी आंसर को आप थोड़ा अरेंज करके भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है। यानी आप यूं लिख सकते हैं कि 2m को पहला लिख लें, ये तो पहले था, आगे ब्रैकेट्स डालें, और जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिखें। इन सब में से पॉजिटिव टर्म ये है +9z, इसको पहले स्टार्ट में लिख लें, तो मैं लिख लेता हूं +9z। इसके पीछे प्लस का साइन डाल लें तो ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है। और जो बाकी टर्म्स हैं उसको इसके बाद लिख लें, जैसे इसके बाद लिखा हुआ -2x, हर टर्म का साइन उसके पीछे होता है उसके साथ लिख रहे होते हैं, तो ये हो जाएगा -2x, और उसके बाद लिख लें ये -3y। तो इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें, दोनों आंसर्स आपके ठीक हैं। कोशिश ये करनी होती है कि जो चीज पॉजिटिव हो उसको पहले लिखा जाए, बाकियों को बाद में। तो 9z पॉजिटिव टर्म थी इसलिए उसको पहले लिख दिया, बाकी को बाद में लिख दिया, अदरवाइज इसमें कोई भी इशू नहीं है, दोनों आंसर्स ही ठीक है। तो देखें आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज फॉर्म में कर दिया है। दो चीजों के प्रोडक्ट में आने का मतलब यही है कि आपने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो इस तरीके से पार्ट्स करने थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।